समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो, और याद रखो कि ज़िंदगी ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत आपके अपने चैनल में। और 29 मार्च 2025 को शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में, यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है, मून साइन पर आधारित है और सिर्फ शनि की गोचर में दृष्टि प्रभाव पर ही निर्धारित है। शनि का राशि परिवर्तन का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह विस्तार से एक अलग एपिसोड इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप सभी की डिमांड पर कि शनि की दृष्टियाँ सबसे ज़्यादा विनाश करती है, तो उसका अलग से एपिसोड होना चाहिए, और आपकी इसी डिमांड को पूरा करने के लिए यह एपिसोड हमने बनाया है। साथ ही आपकी जन्म कुंडली में विद्यमान शनि के दिव्य योग भी इस एपिसोड के अंत में बतला रहा हूँ। आइए अब ये जानते हैं कि कब कब शनि की दृष्टि होती है विनाशकारी। ज्योतिष के अनुसार शनि जब भी मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो विनाशकारी घटनाएं घटने लगती है। एक बार फिर 2025 में शनि की मीन राशि में प्रवेश होने से विनाशकारी घटनाओं की आशंका जताई जा रही है और इस संभावना को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। 25 फरवरी 1937 को जब शनि का मीन राशि में प्रवेश हुआ था, तब दूसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनने लगी थी। विश्व के कई देशों के बीच में तनाव बढ़ गया था। वहीं चीन ने जापान पर हमला कर दिया था। शनि के प्रकोप से 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध चला था। आइए अब ये जानते हैं कि शनि की दृष्टि कब कब होती है लाभदायक। ज्योतिष शास्त्र में न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है, काफ़ी कष्टकारी मानी गई है। लेकिन कई बार स्थितियाँ ऐसी भी होती है जब शनि की दृष्टियाँ लाभ ही लाभ देती है। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं और इसी के अनुसार भक्तों को फल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को संतुलन और न्याय का ग्रह माना जाता है। सीमा ग्रह होने के चलते शनिदेव का प्रभाव वहाँ से शुरू होता है जहाँ सूर्य का प्रभाव समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। ज्योतिष के अनुसार सभी ग्रहों के पास में एक दृष्टि होती है जिसे सातवीं दृष्टि कहा जाता है। लेकिन मंगल, बृहस्पति और शनि ऐसे ग्रह हैं जिनके पास में अन्य दृष्टियाँ भी है। सातवीं के साथ साथ तीसरी और 10वीं दृष्टि भी शनि के पास में है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की दृष्टियाँ जिस ग्रह या जिस भाव पर पड़ जाए वहाँ बहुत प्रकार की समस्याएं या परेशानियां, कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी भी होती है जब शनिदेव की दृष्टि लाभ ही लाभ दिलाती है और एक बार ही किसी भाव पर, ग्रह पर पड़ जाए तो फिर लाभ ही लाभ मिलता चला जाता है। शनि की दृष्टि अपनी राशि पर या उच्च राशि पर हो तो लाभ ही लाभ कराती है। वहीं जब शनि की दृष्टि मेष, कर्क या सिंह राशि पर होती है तब यह लाभकारी मानी जाती है। शनि ग्रह पर जब बृहस्पति की दृष्टि होती है तब यह लाभकारी माने जाते हैं। जब शनि कुंभ राशि में होते हैं तब हर तरह से लाभ कराते हैं। 29 मार्च 2025 की रात्रि को 9:45 से ही शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी मकर राशि से फर्स्ट हाउस और धन संपत्ति भाव सेकंड हाउस के स्वामी स्वयं शनिदेव है, और अब गोचर वसात पराक्रम भाव में थर्ड हाउस में शनि की 7.5 से आपको मुक्ति मिल जाएगी और जीवन का शुभ समय आरंभ हो जाएगा। आपकी राशि से थर्ड हाउस में शनि का गोचर हमेशा शुभ माना गया है, और एक ज्योतिष का सिद्धांत है कि राशि से थर्ड हाउस, 6th हाउस और 11th हाउस में जो भी पापी ग्रह, गर्म ग्रह जब भी गोचरवश आएंगे तो आपको उसका इम्प्रूवमेंट ही मिलेगा। इस समय में परिस्थितियाँ अनुकूल होने लगेगी, पॉजिटिविटी होने लगेगी, आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से मिलने लगेगा और लाइफ के हर सेक्टर में आपको सफलता मिलने लगेगी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपकी मजबूत होने लगेगी। राशि से थर्ड हाउस में स्थित शनि आपकी इच्छा और सपनों को पूरा करते हैं, पारिवारिक जीवन भी आनंदमय बना देते हैं। लेकिन जब जब शनि वक्री होंगे अर्थात 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक, तब घर परिवार में कलह का वातावरण बन सकता है। गुस्से में, बेवजह की बहस में नहीं पड़ना है, भाषा पर कंट्रोल रखना है। लंबी दूरी की यात्राओं में असुविधा मिल सकती है या कुछ कष्टकारी साबित हो सकती है। आपके खर्च अधिक होने लगेंगे, लेकिन कोई भी काम पैसों के कारण रुकेगा नहीं। इस गोचर काल के दौरान नौकरी करने वाले लोगों को लालच में आकर के जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। 28 नवंबर तक का समय रिस्क लेने का नहीं है। वहीं अचानक फेफड़े या लीवर में कुछ बीमारी देखने को मिल सकती है या कोई विकार देखने को मिल सकता है। आइए अब बात करें शनि की दृष्टियों के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बतला रहा हूँ शनि की तीसरी दृष्टि के बारे में। शिक्षा और संतान भाव आता है। 5th हाउस पर शनि की थर्ड दृष्टि होगी। शिक्षा और संतान भाव के स्वामी शुक्र हैं तथा शनि और शुक्र परस्पर मित्र हैं, अतः यह स्थिति शुभ प्रभाव देने वाली सिद्ध होगी। संतान पक्ष के लिए संघर्ष से सफलता मिलने वाला समय सिद्ध होगा। वहीं कंपटीशन एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स इस गोचर काल में उपलब्धि हासिल करेंगे, अचीवमेंट हासिल करेंगे। माता पिता भी इस समय संतान से जुड़े फैसलों में धैर्य बनाए रखें। जल्दबाजी या व्यग्रता या अपनी राय उन पर थोपने से बचें, यह नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। उनके कैरियर के संबंध में ज्योतिषीय मार्गदर्शन लेना सही सिद्ध हो सकता है। आप में से वे लोग जो प्रेमी युगल हैं,
अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी और समझदारी महसूस करेंगे और कई बार जिम्मेदारियों से तंग आकर के दूर होने का ख्याल भी आप पर हावी हो सकता है। हालांकि धैर्य रखेंगे तो बातें खुद ब खुद आपके लिए अनुकूल बन जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी और वापस रिश्ता सही बन जाएगा। आइए अब बात करें शनि की सप्तम दृष्टि के बारे में। भाग्य भाव पर अर्थात 9th हाउस पर शनि की सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर होगी और कन्या राशि के स्वामी है बुध। शनि और बुध परस्पर मित्र हैं, अतः यह स्थिति भाग्यशाली सिद्ध होने वाली है। आप शनि की 7.5 में जीवन की परीक्षा दे चुके हैं, अब 7.5 से बाहर कदम रखने जा रहे हैं। यह गोचर काल आपके लिए नए अवसर लेकर के आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटी लेकर के आ सकता है। जहाँ व्यवसाय में धीमापन महसूस हो रहा था, आपके काम अटक रहे थे या परिवार से विरोध झेलना पड़ रहा था, इन स्थितियों में अब सुधार आएगा। धीरे धीरे ही सही पर सुधार निश्चित तौर पर होगा। इस गोचर काल के दौरान आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी। आप ज्योतिष विद्या में रुझान ले सकते हैं, सही आध्यात्मिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। विदेश यात्रा व्यवसाय के संबंध में या उच्च शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से कर सकेंगे। हालांकि स्टूडेंट्स को फिर भी कहूँगा कि यह समय आराम पसंद मत बनिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत आपको आपकी उम्मीद से बेहतर उन्नति दे सकती है। फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो आइए अब बात करें शनि की दशम दृष्टि की। नाश भाव पर शनि की दशम दृष्टि धनु राशि पर होगी। धनु राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति। शनि और बृहस्पति में परस्पर समभाव है, अतः यह स्थिति सकारात्मक परिवर्तन अर्थात पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ सकती है आपकी लाइफ में। एब्रॉड से संबंधित व्यवसाय में आपको तेजी देखने को मिल सकती है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या फिर विदेशी पार्टनरशिप से आपके कामकाज का स्तर बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से आप व्यापारिक दुनिया में छाए रहेंगे। हालांकि इस समय में खर्च या फैक्ट्री में अपग्रेड मशीनरी की खरीद बहुत सोच समझ करके करनी चाहिए। आपके खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर निकल सकते हैं या आप पर फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ा सकते हैं। आप आवेग में आकर के या कई बार बेफिजूल की चीज़ों में खर्च करके बाद में पश्चाताप करके दिखाई दे सकते हैं। जो जातक योग, ज्योतिष, आयुर्वेद से संबंधित कोई स्टडीज़ कर रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, आपके लिए अवसर या आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत नई हो सकती है या एक के साथ में कई और अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं शनि के दिव्य योगों की। आपकी जन्म कुंडली आप देखिए, उसमें शनि कहाँ पर है, कौन से ग्रह के साथ में, तो उसका क्या परिणाम मिलेगा ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। शनि और शुक्र एक राशि में ही हो तो पक्षाघात अर्थात पैरालिसिस अटैक हो सकता है। अगर किसी की कुंडली में शनि 4th हाउस में बैठे हैं तो भाग्योदय रोग देते हैं, क्योंकि 4th हाउस का नवम से कोई संबंध नहीं है, फिर भी भाग्योदय रोग देते हैं। शनि आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में बैठे हैं तो बंधन योग अवश्य देते हैं। 4th हाउस का शनि सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि से रोग भाव को देखते हैं, 7वीं दृष्टि से आपके कैरियर भाव को देखते हैं और 10वीं दृष्टि से आपकी राशि भाव को, 1st हाउस को, लग्न को देखते हैं। अर्थात जातक के समस्त सुखों को भंग करके व्यापार ठप, जेल यात्रा या हार्ट अटैक जरूर देते हैं। इसलिए चतुर्थ का शनि महाविकराल माना जाता है। चंद्रमा और शनि का जब संबंध होता है तो व्यक्ति को सिर की बीमारी होती है। आपकी जन्म कुंडली में यदि शनि 12वें भाव में हो, नाश भाव में हो, तो व्यक्ति को अतुल धन दिलाते हैं, लेकिन एक दिन उसको आसमान से ला करके जमीन पर जरूर पटक देते हैं। जन्म समय में यदि शनि वक्री हो तो इसका 2nd भाव से संबंध हो, तब शनि गोचर में आएगा, तब व्यक्ति को अपार धन दौलत देगा। यदि शनि 2nd हाउस में हो तो व्यक्ति जिस उद्देश्य के लिए पैसा जोड़ेगा उस उद्देश्य में पैसा खर्च नहीं होगा। शनि की शत्रुता बुध से है, परंतु बुध की शत्रुता शनि से नहीं है। इसलिए मिथुन और कन्या लग्न वालों को शनि बहुत परेशान करते हैं। शनि का संबंध बुध से हो तो स्नायु रोग अथवा नर्वस सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है। यदि किसी का मकर लग्न हो और शनि 2nd हाउस में बैठे हों तो वह व्यक्ति, वह जातक उपकार मानने वाला होता है। इसलिए मकर और कुंभ लग्न वालों को 7.5 के समय काल में बाल भी बाका नहीं होता है। शनि का 9वें भाव से संबंध हो जाए तो उसे उच्च स्तरीय अधिकार मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति पाखंड को नहीं मानता। आपकी जन्म कुंडली में अगर 10th हाउस में 10वें भाव में शनि है तो वो आपको अथाह तरक्की देते हैं, परंतु जाते वक्त वहीं ला करके खड़ा कर देते हैं जहाँ से आप चले थे। आपको जब शनि की साढ़े लगती है तो सबसे पहले ढैया सिर पर होती है, अर्थात व्यक्ति का दिमाग खराब कर देते हैं, जिससे व्यक्ति दुष्कर्मरत हो जाता है, अर्थात गलत कामों में इन्वॉल्व होने लगता है। 2nd ढैया छाती पर होती है तो शरीर खराब कर देते हैं, बीमारियों से रोगग्रस्त कर देते हैं। और शनि की 3री ढैया पैरों पर होती है। इसलिए जातक अगर ईमानदारी से समय का मुकाबला करता रहे तो शनि जाते वक्त उसे पुनः वैभव ऐश्वर्य प्रदान करके जातक को निहाल कर देते हैं। शनि और सूर्य एक ही राशि में हो या एक दूसरे को देखते हो तो इनका 4th हाउस और 10वें से भी संबंध हो तो व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम जरूर होती है।
शनि का संबंध मंगल से हो तो व्यक्ति टेक्निकल हैंड होता है। शनि का संबंध अगर बृहस्पति से हो तो व्यक्ति ज्ञानी, तत्ववेता और खोज करने वाला होता है। वहीं यदि शनि के साथ में शुक्र हो जाए या इन्वॉल्व हो जाए, शनि के साथ युति हो जाए शुक्र की, तो व्यक्ति का जीवन कलहमय हो जाता है। शनि के साथ में राहु हो तो व्यक्ति को दुर्घटना अवश्य होती है, बार बार दुर्घटना होती है। आपकी जन्म कुंडली में अगर पंचम भाव में 5th हाउस में शनि अगर है तो औलाद अवश्य होगी, लेकिन वो भी देर से, और संतान कष्टकारक और रोगी होती है। अष्टम भाव में शनि किसी राशि में हो तो बहुत परेशान करते हैं, लेकिन उनकी अपनी राशि नहीं होनी चाहिए, न ही उनका अपना लग्न। अष्टम भाव का शनि दीर्घायु योग देते आता है, दीर्घायु देते हैं, लेकिन बीमारी के कारण जीने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अष्टम से शनि दसम 2nd हाउस को देखते हैं तो पिता से विचार नहीं मिलते, नौकरी नहीं करते, और नौकरी करते हैं तो बेमन से। 7वीं दृष्टि से परिवार के भाव को देखते हैं, जिससे परिवार में रहने की इच्छा नहीं रहती। 10वीं दृष्टि से पंचम भाव को, शिक्षा और संतान भाव को देखते हैं तो संतान सुख नहीं मिलता, लेकिन पुत्र अवश्य प्राप्त होते हैं। तो आइए अब बात करते हैं शनि के उपायों की। हर राशि को शनि का शुभ फल प्राप्त नहीं होगा और हर राशि को शनि का अशुभ फल मिले ऐसा भी नहीं है। तो आप अपने हाथों से कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय, अपने हाथों से सार्वजनिक स्थान पर पीपल या वट का वृक्ष जरूर लगाएं, उसकी देखभाल करें, उसे बड़ा करने में सहयोग करें। हर शनिवार को सूर्योदय होने के बाद में 1 घंटे के भीतर भीतर आपको काले रंग की वस्तुओं का जरूरतमंद को दान देना चाहिए। हर शनिवार को देसी चने की सब्जी और तेल में पकाई हुई पूरियों के पैकेट बना करके जरूरतमंदों के मध्य बांटें, उससे भी शनि का कुप्रभाव का शमन होता है, अर्थात आपको राहत मिलती है। शनि यंत्र की अंगूठी, जब भी शनि का गोचर हो या शनि आपके लिए प्रतिकूल हो, शनि की साढ़े या ढैया हो, तो आपको शनि यंत्र की अंगूठी धारण करना शुभ रहता है। और जिन्हें शनि की साढ़े या ढैया है, वे विशेष रूप से शनि यंत्र के साथ में नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण करें। शनि पिरामिड या नवग्रह दोष निवारक पिरामिड अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में, सोने की जगह के आसपास रखें। इससे माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों ट्यूनअप होती है, अर्थात आपको जो डिप्रेसिव थॉट है, नेगेटिविटी है, शारीरिक रोग है, उससे राहत मिलती है। शनि के एकाक्षरी बीज मंत्र का आपको जाप करें, वो है ओम सम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि के जो बीज मंत्र हैं उनका आप जाप कर सकते हैं, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः। और जो माँ गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि ही प्रचोदयात्। आपसे यथासंभव जितना भी हो सके आपको शनि शांति के उपाय जरूर करने चाहिए। तो ये था शनि के मीन राशि में आने पर शनि की दृष्टियों का आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको शुभ फल मिलेगा या अशुभ फल मिलेगा। इसकी ज़्यादा जानकारी आप अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी होती है और आपकी अपनी डिटेल से ही बनती है। लेकिन फिर भी जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो या भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो या कुछ दुविधा हो, भ्रांतियाँ हो, उसका निराकरण चाहिए तो व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, समय समय पर कराना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर कराना चाहिए। यदि आने वाला समय अच्छा है, शुभ है, पॉजिटिव है, तो आप ज़्यादा उत्साह के साथ में काम करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, डेयरिंग से काम करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त रहेगा, उससे आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और यदि आने वाला समय नेगेटिव है तब आप अपने आप को सावधान करेंगे, नुकसान से बचने के एफर्ट करेंगे, और सावधानी से जितना आपका नुकसान बच जाएगा वो आपकी गेन है। तो ऐसी स्थिति में अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण हर हालात में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा, नुकसान होने का प्रश्न नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब भी जिज्ञासा हो अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क स्थापित करना है, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए या टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए। और आप में से वे लोग जो आमने सामने मिलना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, उनको हर एपिसोड के स्टार्टिंग में एक शेड्यूल आता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी सिटी में आने वाला हूँ मैं, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी सिटी में रहते हो, आप अपने घर बैठे हुए, अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं अपने कन्वीनियंट टाइम पर। और आप में से वे लोग जो विदेश में रहते हैं, हम उनके लिए विशेष व्यवस्था करते हैं, उनके अपने टाइम पर हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, जिससे उनको ईजी रहे। क्योंकि भारत में और विदेश में टाइम जोन का डिफरेंस आ जाता है, जिससे जब यहाँ पे ऑफिस टाइम होता है तो वहाँ पे रात का समय होता है, सोने का समय होता है। तो ऐसी स्थिति में जब आपका समय हो, आप जिस समय चाहते हैं उस समय बात कर सकते हैं, वो हम प्रयास करेंगे। आपको सिर्फ एक छोटा सा ही प्रयास करना है, वो है अपॉइंटमेंट लेने का। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप जो भी पर्सनल से पर्सनल प्रॉब्लम है उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी समस्या हो उसे एक पेपर पर लिख दीजिए, ताकि कोई पॉइंट जब आप और मैं बात करें तब छूटे नहीं।
और जो उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे, या व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से, जो भी आपको संचार माध्यम पसंद हो वहाँ से। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।